हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जय महाकाल, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ रितेश पांडे और आज जो मैं घटना वृत्तांत सुनाने जा रहा हूँ ये सुनकर आपको भी लगेगा कि जिन व्यक्तियों को हम लोग भगवान का दर्जा दिए हैं वैसे लोग भी ऐसे कर सकते हैं। ये घटना है तेलंगाना राज्य के खम्मम ज़िले के एक छोटे से गांव बावाजी ठंडा की। इस गांव में रहने वाले बोदो परवीन ने 12वीं में खूब मेहनत करके पढ़ाई की। वह पढ़ाई में ठीक ठाक था, इसीलिए उसकी इच्छा डॉक्टर बनने की थी। उसने मेहनत तो खूब की पर थोड़ा पीछे रह गया, जिससे मेडिकल के बजाय उसका दाखिला हैदराबाद के कॉलेज में फिजियोथेरेपिस्ट विभाग में हुआ। पढ़ाई पूरी करके उसने डिग्री प्राप्त कर ली। उसकी इच्छा अपना फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर खोलने की थी, लेकिन इसके लिए अनुभव के अलावा पैसों की भी ज़रूरत थी। ये दोनों चीज़ों के लिए नौकरी करके ही मिलना संभव था। इसके लिए उसने हैदराबाद के अत्तापुर के एक प्राइवेट जर्मनटेन अस्पताल में नौकरी कर ली। हर मध्यम वर्गीय परिवार में माँ बाप की मानसिकता होती है कि बेटा कमाने लगे तो फटाफट उसका विवाह कर दिया जाए। परवीन की नौकरी लगते ही उसके मम्मी पापा ने उसके लिए लड़की की तलाश शुरू कर दी। लड़का डॉक्टर था तो इसीलिए खम्मम जिले के ही एक गांव के अच्छे परिवार की खूबसूरत लड़की उन्हें मिल गई। उस संस्कारी लड़की का नाम कुमारी था। कुमारी और परवीन ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो साल 2019 में दोनों का धूमधाम से विवाह हो गया। विवाह के बाद कुमारी पति के साथ हैदराबाद आ गई और अपना घर संसार शुरू कर दिया। दोनों की ज़िंदगी राजी खुशी से गुजर रही थी। साल 2020 में कुमारी ने एक बेटी को जन्म दिया। गुड़िया जैसी उस बिटिया का नाम कृषिका रखा। अब तक प्रवीण का सैलरी भी बढ़ गया था। साल 2022 में उसकी दुनिया में दूसरी बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम तनिष्का रखा। कुमारी दोनों बेटियों की देखभाल में व्यस्त रहने लगी। उसी बीच परवीन के अस्पताल में एक खूबसूरत नर्स आई। केरल से आई उस 22 साल की नर्स का नाम सोनी फ्रांसिस था। परवीन के ही विभाग में उसे नर्स की जिम्मेवारी सौंपी गई, इसलिए दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। शुरुआत में उनकी दोस्ती हंसी मजाक तक सीमित थी, पर यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को ही पता नहीं चला। केरल से हैदराबाद अकेली आई सोनी को एक मजबूत सहारे की ज़रूरत थी, जिसके लिए उसने परवीन को पसंद कर लिया। हैदराबाद में अत्तापुर में वह सिंगल बेडरूम के फ्लैट में किराए पर रहती थी। कुमारी को तो घर में दोनों बेटियों की देखभाल से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। दूसरी ओर परवीन उस केरल के नर्स के प्रेम में पड़ चुका था। दोनों के संबंध इस हद तक आगे निकल चुके थे कि नाइट शिफ्ट का बहाना करके परवीन पूरी रात प्रेमिका फ्रांसिस के साथ उसके फ्लैट में रहता था। पति का पैर गड्ढे में चला गया है, इस बात की जानकारी आगे पीछे हर पत्नी को हो ही जाती है। सोनी के साथ के परवीन के प्यार की भी जानकारी कुमारी को हो गई। कुमारी परवीन के सामने गिड़गिड़ाई कि बेटियों का तो ख्याल करो, भविष्य के बारे में सोच कर वह यह सब बंद कर दे, उसे यह सब शोभा नहीं देता। कुमारी पति के सामने हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, झगड़ती रही, पर सोनी के प्यार में गले तक डूबे परवीन ने पत्नी और बेटियों की जरा भी परवाह नहीं की। अब सोनी का सानिध्य ही उसे स्वर्ग लगता था। रो धोकर लाचार कुमारी ने अंत में अपने मम्मी पापा और सास ससुर से परवीन की शिकायत की, पर कोई समाधान नहीं हो सका। कुमारी के माँ बाप की शिकायत पर बिरादरी की पंचायत बैठी और उसमें भी इस बात की चर्चा हुई। तब परवीन के पापा ने कहा, अगर परवीन अब भी नहीं सुधरता तो मैं उसे हैदराबाद की नौकरी छुड़वा कर गाँव बुलवा लूँगा। यहाँ हमारे घर रोटी की कमी नहीं है। तेल लेने गई उसकी डॉक्टरी की नौकरी। यह सारी जानकारी होने के बाद भी पागल प्रेमी की तरह परवीन को कोई परवाह नहीं थी। अंत में परवीन के माँ बाप ने उसे गांव आने को कह दिया। 17 मई 2024 को परवीन, कुमारी और दोनों बेटियों कृषिका और तनिष्का को लेकर बावाजी ठंडा आ गया। खूब गुस्सा होकर पापा ने उसे धमकाया तो अपनी गलती स्वीकार करते हुए परवीन ने कहा, अब मैं उस अस्पताल को छोड़कर किसी दूसरे अस्पताल में नौकरी कर लूँगा।
अभी तो मैं 15 दिनों की छुट्टी लेकर आया हूँ। आप सभी के साथ ही रहूँगा। इस तरह पिता को समझाकर परवीन ने मामला शांत कर दिया। कुमारी और दोनों बेटियों को लेकर परवीन बाबाजी ठंडा के आसपास घूमने आता जाता रहा। गांव आने के बाद परवीन के बदले व्यवहार से कुमारी की उम्मीद जागी थी कि अब सब सौतन सोनी से छुटकारा मिल जाएगा। उधर सोनी को पता था कि परवीन शादीशुदा है, फिर भी उस पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी कि वह अपनी पत्नी से अलग हो जाए। परवीन ने उसे वास्तविकता समझाई कि पत्नी से अलग होना यानी उसे छोड़ना इतना आसान नहीं है। इसमें सालों लग जाएंगे। फिर इसमें तीनों को भरण पोषण के लिए हर महीने पैसे देने होंगे, जिसके बाद वह खाली हो जाएगा। सोनी के बगैर परवीन को जीना असंभव लग रहा था। दूसरी ओर सोनी शादी के लिए इस तरह जिद पकड़े थी कि परवीन परेशान था। इसी के साथ सोनी ने यह भी कह दिया था कि वह उसकी बेटियों की जिम्मेदारी कभी नहीं लेगी। सोनी से संबंध तोड़ने के लिए कुमारी अपने पति से झगड़ा करती थी। जब सोनी का दबाव ज़्यादा बढ़ा तो परवीन ने कहा, तुमसे ब्याह करने के लिए उन तीनों को ख़त्म करने के अलावे दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तब सोनी ने खुश होकर कहा, फिर देर किस बात की, फटाफट यह काम कर डालो। कार में लंबी यात्रा के दौरान कुमारी हमेशा अनईजीनेस फील करती थी। इसी के आधार पर परवीन ने उसे ख़त्म करने की योजना बना डाली। गूगल पर सर्च करके परवीन ने पता किया कि हाथी को भी मार सके ऐसे एनेस्थीसिया की डोज कितनी है। यह जानने के बाद इंजेक्शन खरीद कर कार में उसने रख लिया। सभी को गांव ले जाने के बाद वहां से खम्मम जाने का प्लान बनाया। योजना के अनुसार 25 मई 2024 की सुबह परवीन ने कुमारी से कहा, आज मुझे एक काम से खम्मम जाना है। अगर लॉन्ग ड्राइव पर चलने की इच्छा हो तो तुम भी चल सकती हो। दोनों बेटियों कृषिका और तनिष्क को साथ लेकर कुमारी परवीन के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। खम्मम पहुंचकर परवीन ने अपना काम निपटाया और घर आने के लिए कार लेकर वह निकल पड़ा। वहां से लौटते समय रास्ते में कुमारी ने तबीयत खराब होने की बात कही तो तुरंत बल्लापल्ली में कार रोककर दवा की दुकान पर जाने का नाटक करके परवीन ने कुमारी को पीछे की सीट पर बैठाकर कार में रखा एनेस्थीसिया का इंजेक्शन उसके बाएं हाथ पर लगा दिया। एनेस्थीसिया की ओवरडोज से 5 मिनट में ही कुमारी की सांसें रुक गई। उसके बाद बारी बारी से दोनों मासूम बेटियों की नाक और मुंह दबाकर उन्हें ख़त्म कर दिया और फिर गांव के लिए निकल पड़ा। उसकी कार मंचूकोडा गांव के पास पहुंची तो उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। परवीन की कार अधिक स्पीड में सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई थी। किसी चीज़ के बहुत तेज टकराने की आवाज़ सुनकर आसपास के गांव के लोग वहां दौड़े आए। कार के आगे का हिस्सा पिचक गया था, इसलिए लोगों ने मदद की तो परवीन बाहर आया। उसका हाथ छिल गया था। गांव वालों में से किसी ने इस दुर्घटना की जानकारी देने के लिए पुलिस को फ़ोन कर दिया। आगे की सीट पर बैठी 4 साल की बेटी कृषिका और 2.5 साल की तनिष्का अब जीवित नहीं है, इस बात की जानकारी गांव वालों को पहली नज़र में ही हो गई थी। पीछे की सीट से 26 साल की कुमारी को लेकर लोग बाहर कार से आए तो पता चला कि इसकी भी मौत हो चुकी है। फिर भी गांव वाले किसी दूसरे की कार से सभी को नज़दीक के अस्पताल ले गए। 2 युवक परवीन को ऑटो में बैठाकर नज़दीक के एक डॉक्टर के यहाँ ले गए और हाथ पर पट्टी बंधवाई। अस्पताल में डॉक्टर ने कुमारी को मृत घोषित कर दिया था। परवीन ने अपने घर वालों एवं ससुराल वालों को इसकी सूचना दी। वे सभी दौड़े आए। सूचना पाकर थाना रघुनाथ पाल के इंस्पेक्टर कोंडल राव भी अपनी पुलिस टीम के साथ वहां आ गए थे। पूछताछ में परवीन ने बताया, सर मेरे कार की स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी और सामने बछड़ा आ गया तो उसे बचाने के दौरान गाड़ी पेड़ से टकरा गई। परवीन पत्नी कुमारी और मासूम बेटियों की लाश के तरफ देख देख कर रो रहा था। पुलिस ने एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज करके तीनों लाशों का पंचनामा करवाया और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। कुमारी के मम्मी पापा की हालत खराब थी।
जवान बेटी और 2 मासूम नातिनों की मौत से वे टूट गए। इंस्पेक्टर कोंडल राव दुर्घटना स्थल एवं दुर्घटनाग्रस्त कार का निरीक्षण कर रहे थे। तभी पति पत्नी ने उनके पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, साहब यह एक्सीडेंट नहीं है, हमारे दामाद परवीन ने इन तीनों की हत्या की है, इसलिए साहब जांच बहुत संभल कर कीजिएगा, इस नराधम को छोड़िएगा मत। एक्सीडेंट में 3 जिंदगियां खत्म हो गई थी। मामला शंकास्पद लग रहा था, इसलिए थोड़ी दूर जाकर इंस्पेक्टर ने क्राइम ब्रांच के एसीपी रमन मूर्ति को घटना की जानकारी दी। तब रमन मूर्ति ने कहा, कार जैसी है उसे वैसी ही रहने देना, मैं कल सुबह अपनी टीम के साथ वहां आऊँगा। पोस्टमार्टम के बाद कुमारी कृषिका और तनिष्क की लाश को कुमारी के पापा ने अपने कब्जे में लिया और उनका अंतिम संस्कार अपने गांव करने के लिए कहा। दाह संस्कार के दिन परवीन भी अपने माँ बाप के साथ वहां शामिल हुआ। उस समय भी परवीन के सास ससुर उसको शक की निगाहों से घूर रहे थे। एक साथ 3 मौतों से पूरा गांव दुखी था। अगले दिन सुबह एसीपी रमन मूर्ति अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे तो इंस्पेक्टर कोंडल राव ने परवीन को वहां पे बुला लिया था। रमन मूर्ति ने परवीन से प्राथमिक पूछताछ के बाद उसके गांव और हैदराबाद के अस्पताल के घर का पता, कॉन्टैक्ट नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस आदि सारी जानकारी ले ली थी। परवीन ने उनसे विनती करते हुए कहा, सर मैं डॉक्टर हूं और किसी तरह छुट्टी लेकर यहां आया था, उसी में यह एक्सीडेंट हो गया। अगर इस एक्सीडेंट के मामले में मेरी ज़रूरत न हो तो आप मुझे हैदराबाद जाने की आज्ञा दीजिए। परवीन की बात सुनकर एसीपी ने पहले परवीन को फिर इंस्पेक्टर कोंडल राव की ओर देखा। दोनों अधिकारियों में आंखों में इशारा हुआ। उसके बाद एसीपी रमन मूर्ति ने कहा, ठीक है आप जाइए, ज़रूरत पड़ेगी तो बुला लिया जाएगा। अधिकारियों का आभार व्यक्त करके परवीन हैदराबाद चला गया। एक्सीडेंट 25 मई 2024 को हुआ था। परवीन दूसरे दिन रात को हैदराबाद चला गया था। इसके बाद पुलिस ने कभी उसे फ़ोन नहीं किया। ठीक 48 दिन बाद 14 जुलाई 2024 की दोपहर थाना रघुनाथपाल की पुलिस हैदराबाद पहुंची और अत्तापुर इलाके से परवीन को हिरासत में लेकर थाना रघुनाथपाल लौट आई। 17 जुलाई 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके एसीपी रमन मूर्ति ने पूरे केस का खुलासा कर दिया। पुलिस अधिकारियों को भी कार की हालत, 3 लोगों की लाशों की दशा और परवीन को आई मामूली चोट देखकर पहली ही नज़र में शक हो गया था कि यह मामला एक्सीडेंट का नहीं बल्कि बहुत सोच समझकर की गई 3 हत्याओं का है। पुलिस जानती थी कि परवीन को अपनी चालाकी पर पूरा विश्वास है, इसलिए वह कहीं भागने की कोशिश नहीं करेगा। सीधी सादी पत्नी और मासूम बेटियों की हत्या करके वह दूसरे ही दिन हैदराबाद जाके प्रेमिका सोनी फ्रांसिस के साथ हंसी खुशी से रहने लगा था। पुलिस की नज़र में यह बात भी थी, लेकिन उसे सज़ा दिलाने के लिए पुलिस को पक्के सबूत की ज़रूरत थी। मजबूत सबूत हाथ लगते ही पुलिस ने आरोपी नंबर 1 परवीन को तो पकड़ लिया, लेकिन आरोपी नंबर 2 परवीन की प्रेमिका सोनी फ्रांसिस भाग गई। ये सारा किस्सा सुनाने के पीछे का मकसद लोगों को जागरूक करना है। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।